लव एफएम। दिल्ली की सर्द रातों में राठौर खानदान की हवेली किसी प्राचीन राजमहल सी चमकती थी। सोने की सजावट, मखमली पर्दे और झाड़ फानूसों की रोशनी इसकी शान बयान करती थी, लेकिन इसके गलियारों में साजिशों का अंधेरा पसरा था। हवेली का मालिक रणविजय सिंह राठौर अब एक टूटा साया था। 30 साल का यह अरबपति, जिसके व्यापार की गूंज दिल्ली से दुबई तक थी, 1 साल पहले एक रहस्यमय कार्य हादसे का शिकार हुआ था। हादसे ने उसके शरीर को चोट दी, लेकिन उसका दिमाग या तो सचमुच टूट गया था या वह कोई खेल खेल रहा था। वह कभी घंटों अपने कमरे में खामोश रहता, खिड़की से बाहर देखता, जैसे दुनिया से बेखबर। कभी अचानक गुस्से में कांच की गिलास दीवार पर दे मारता, जिसकी चटखने की आवाज हवेली के गलियारों में गूंज जाती। उसकी आंखों में एक आग थी, जैसे वह किसी छिपे सच को ढूंढ रहा हो। उसकी सौतेली बहन कावेरी और सौतेला भाई यशवंत उसकी देखभाल का ढोंग रचते थे। यशवंत, जिसकी चिकनी बातें किसी को भी फंसा सकती थीं, हर मौके पर वसीयत की बात छेड़ता। उसका चमकदार सूट और चालाक मुस्कान उसकी धूर्तता को छिपाती थी। कावेरी, जिसका ठंडा लहजा और तीखी नजरें डर पैदा करती थी, रणविजय की दवाइयों की जिम्मेदारी लेती थी, लेकिन उसकी हर हरकत में एक छिपा मकसद झलकता था। हवेली के सबसे बुजुर्ग बाबूजी हरवंश सिंह राठौर रणविजय के सच्चे हितैषी थे। 78 साल की उम्र में उनकी कमजोर हड्डियां और थकी सांसें उन्हें अपने कमरे तक सीमित रखती थीं। वह रणविजय को देखकर धीमी, कांपती आवाज में कहते थे, बेटा, अपने दिल को मजबूत रख, ये दुनिया भेड़ियों से भरी है। उनकी बातें रणविजय को हिम्मत देती थीं, लेकिन उसकी खामोशी और गुस्सा हवेली में डर का माहौल बनाए रखता था। रणविजय की शादी की बात शहर में चर्चा का विषय थी। उसकी सगाई दिव्या शर्मा से हुई थी, जो कैलाश शर्मा की बड़ी बेटी थी। दिव्या अपने स्टाइलिश कपड़ों, भारी मेकअप और सुंदरता के लिए मशहूर थी, लेकिन उसका दिल लालच से भरा था। कैलाश एक मेहनती व्यापारी, उसने अपनी सारी कमाई रणविजय के व्यापार में लगा दी थी। वह सोचता था कि यह शादी उसके परिवार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, लेकिन हादसे के बाद जब रणविजय की हालत बिगड़ी, दिव्या ने उसे ठुकरा दिया। एक रात अपने पिता से चिल्लाकर बोली, मैं किसी दीवाने से शादी नहीं करूंगी। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी संपत्ति भी बेकार है अगर वह पागल खाने में होगा। दिव्या जल्दी ही यशवंत की चिकनी बातों में फंस गई। यशवंत, जो मौके की तलाश में था, उसे अपने जाल में ले लिया। दोनों की नजदीकी हवेली में खुलेआम दिखने लगी थी। यशवंत ने कैलाश को कर्ज के जाल में फंसाने का खेल रचा। उसने कागजों में हेराफेरी की और कैलाश के घर और दुकान को गिरवी रखवा दिया। एक ठंडी कोहरे भरी शाम यशवंत कैलाश के छोटे से मकान में पहुंचा। कैलाश का मकान, जो शहर के साधारण मोहल्ले में था। कैलाश अपने पुराने कुर्ते में टूटी कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर निराशा की गहरी लकीरें थीं। यशवंत ने अपनी चालाक मुस्कान के साथ कहा, कैलाश जी, तुम्हारा कर्ज अब मेरे हाथ में है। एक रास्ता है, अपनी छोटी बेटी आन्या की शादी रणविजय से कर दो तो सब माफ कर दूंगा। कैलाश की आंखें सजल हो गईं। ये आप क्या कह रहे हैं यशवंत जी? आन्या तो अभी बच्ची है, वह कांपते स्वर में बोला। यशवंत ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, सोच लो कैलाश, वक्त कम है। तुम्हारा घर, तुम्हारी दुकान, सब मेरे नाम हो सकता है। कैलाश का सिर झुक गया। वह जानता था कि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उस रात कैलाश ने आन्या को बुलाया। आन्या 23 साल की एक साधारण लड़की अपने पिता की हालत देखकर टूट गई। कैलाश ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अगर तू रणविजय से शादी कर ले तो हमारा घर और दुकान बच जाएंगे। आन्या का दिल धक से रह गया। उसने शहर में रणविजय के पागलपन की कहानियां सुनी थी। कहानियां कि वह रात को चीखता है, चीजें तोड़ता है और उसकी आंखों में पागलपन की चमक है। लेकिन पिता की झुर्रियों और थके चेहरे को देखकर वह चुपचाप सिर हिलाए। पापा, मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करो, उसने कहा, पर उसकी आवाज डर से कांप रही थी। रात को अपने छोटे से बिस्तर पर वह तकिए में मुंह छिपाकर रोई, सोचते हुए कि उसका भविष्य अब क्या होगा। शादी का दिन था। सुबह की हल्की धूप हवेली की ऊंची दीवारों पर सुनहरा रंग फैला रही थी।
हवेली के बाहर रंग बिरंगे फूलों की सजावट थी और भीतर रोशनी की झिलमिलाहट। लेकिन इस चमक धमक के बीच एक लड़की का दिल भारी था। आन्या लाल जोड़े में सजी अपने पापा की याद में डूबी हुई थी। वही जोड़ा जो उसकी मां ने कभी पहना था। पापा ने तो हमेशा मेरे खुश रहने का सपना देखा था, लेकिन यह शादी किसी सपने से नहीं, एक सौदे से जुड़ी है। वह धीरे धीरे हवेली की ऊंची सीढ़ियां चढ़ी। उसके पांव कांप रहे थे, पर चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान थी। अंदर पहुंचते ही उसके कदम ठिठक गए। हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। फूलों की लड़ियां दीवारों से लटक रही थीं और मेहमानों की हलचल हवेली को भरा हुआ दिखा रही थी। लेकिन इस चकाचौंध में भी आन्या को यह सब ठंडा और अजनबी लगा। उसकी नजर सबसे पहले उस पर पड़ी जिसे वह कभी अपनी बहन मानती थी, दिव्या। मैंने तो इस पागल से बचकर बहुत समझदारी की। बहन, तू तो अब फंस गई। देख कैसे चमक रहा है ये जोड़ा। पर तेरा चेहरा, थोड़ा मेकअप और लगा लेती तो शादी की तस्वीरें ही सही आ जाती। कावेरी ने तिरस्कार से देखा। तो यही है रणविजय की नई दुल्हन। लड़की, शादी नहीं, पागल खाने की ड्यूटी मिली है तुझे। तैयार रह। यशवंत हंसकर, तू बस उसकी दवाइयां समय पर दे देना, बाकी का हम लोग देख लेंगे। हमारे मामलों में दखल मत देना, वरना मुश्किल में पड़ जाएगी। आन्या कुछ बोल नहीं सकी। दिल में उठते आंसुओं को जब्त किया। शादी की रस्मों की आवाजें दूर से सुनाई देने लगी। पंडित का मंत्रोच्चारण, शंख की ध्वनि और कन्यादान का समय नजदीक आ गया था। वहां रणविजय बैठा था, चुप, गंभीर, जैसे कोई भी रस्म उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। विवाह के बाद जब सब लोग विदा होकर जा चुके थे, आन्या को हवेली के एक पुराने कमरे में भेजा गया। आन्या फुसफुसाकर, ये घर नहीं, जेल है। लेकिन मुझे पापा के लिए मजबूत बनना होगा। मैं टूटी नहीं हूँ। रात गहराती जा रही थी। हवेली के बाहर ठंडी हवा चल रही थी और अंदर हर कोना सन्नाटे में डूबा था। पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज दीवारों से टकराकर लौट रही थी। आन्या धीरे धीरे हवेली के गलियारे में चल रही थी। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक सवाल था, कैसा है वो इंसान जिससे मेरी जिंदगी अब जुड़ी है। वह रणविजय के कमरे के दरवाजे के पास पहुंची। हल्की सी रोशनी कमरे से बाहर आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। एक तरफ पुरानी किताबें बिखरी थीं, दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग थोड़ी धुंधली दिख रही थी। कमरे के बीचों बीच खिड़की के पास रणविजय खड़ा था, चुप, स्थिर। उसकी आंखें बाहर दूर कहीं शून्य में टिकी थीं और चेहरे पर थकावट के साथ एक गहरी उदासी थी। आन्या कुछ पल उसे देखती रही। रणविजय उसके लिए अब तक एक रहस्य था, जिसके बारे में सिर्फ डरावनी बातें सुनी थीं। आन्या हौले से, नमस्ते, मैं अनन्या हूँ, आपकी। लेकिन शब्द गले में अटक गए। वो जानती थी उसका पति अब सामने था, पर रिश्ता अभी शुरू नहीं हुआ था, या शायद कभी शुरू ही नहीं होगा। रणविजय ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें लाल थीं। चांदी में उसका चेहरा और भी तीखा लग रहा था। उसने घूरते हुए देखा। मुझे अकेला छोड़ दो, तू यहाँ क्या कर रही है? जाओ। आन्या चौंक गई। उसकी सांस रुक सी गई। वह चुपचाप पीछे हटी, कमरे से बाहर निकली। उसकी आंखों में डर था और दिल में बेचैनी। वह थमी हुई सांसों के साथ धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ी। आन्या मन में सोचती, ये तो सच में खतरनाक है। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? क्या रणविजय को पता भी है कि मैं उसकी पत्नी हूँ? क्या उसे शादी का मतलब पता है, या उसके लिए ये सब बस एक बोझ है? उसकी आंखें भीग आईं। अगर वो मुझे पहचानता भी है तो क्या मुझे स्वीकार करेगा, या सिर्फ इसलिए साथ है क्योंकि हालात ने मजबूर किया है? आन्या का दिल इन सवालों में उलझ गया था। हवेली की हर दीवार उसे अजनबी सी लग रही थी, और रणविजय एक रहस्य जो उसके दिल को खींच रहा था, लेकिन हर बार धक्का भी दे रहा था। सुबह की हल्की रोशनी, हवेली का माहौल अब भी भारी था। आन्या सिर झुकाए धीरे धीरे बाबूजी के कमरे में पहुंची। हरवंश सिंह राठौर बेड पर टिके हुए थे। उनकी आंखें अब भी तेज थीं, हालांकि उम्र ने शरीर को कमजोर कर दिया था। उन्होंने जैसे ही आन्या को देखा, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। बेटी, आओ, बैठो पास। डर गई ना? मैंने सिर्फ बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बहुत गुस्से में डांट दिया। बेटी, रणविजय बहुत कुछ झेल चुका है। बाहर से वो कठोर है, पर दिल से टूट चुका है।
पर मैं कैसे समझूं उसे? वो तो देखना तक नहीं चाहता। समझने की कोशिश करो बेटा। उसके अंदर की लड़ाई बहुत बड़ी है। उसके अपने अपनों ने उसे चोट दी है, पर मैं जानता हूं उसका दिल साफ है। तू अगर उसके पास टिके रह सके, उसे समझ सके, तो शायद तू ही उसका साया बन जाए और उसकी उम्मीद भी। आन्या मन में सोचती है। क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी? क्या मैं उस टूटे हुए इंसान को जोड़ पाऊंगी? धैर्य रखो बेटी, वक्त सब बदल देता है। सच अपने आप सामने आएगा। शाम, हवेली का हॉल, हल्की रोशनी फैली हुई थी। मखमली सोफों पर यशवंत और दिव्या जोर जोर से हंस रहे थे और यशवंत उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा रहा था। अन्या पर्दे की ओट से देखती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। सामने सीढ़ियों पर रणविजय खड़ा था। उसकी आंखें हॉल के उस कोने पर टिकी थीं जहां यशवंत और दिव्या साथ बैठे थे। उसकी नजरें शांत थीं, लेकिन भीतर कुछ टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके होंठ भिंचे हुए थे। अन्या रणविजय को देखकर सोचती है, वो उन्हें देख रहा है। शायद अब भी उसकी आंखों में वही दर्द है। क्या ये प्यार है या सिर्फ आदत? क्या रणविजय अब भी दिव्या से प्यार करता है? रणविजय कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे सीढ़ियों से वापस अपने कमरे की ओर लौट गया। अन्या की आंखें भर आईं। अगर उसका दिल अब भी दिव्या में अटका है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? रात, हवेली का बगीचा, चांद की रोशनी में रणविजय अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। उसका चेहरा गंभीर था, जैसे वह कोई गहरा राज उजागर करने वाला हो। अन्या ने पास जाने की कोशिश की, लेकिन रणविजय ने उसे देखकर चिल्लाया, चली जा, मुझे तंग मत कर। अन्या ने देखा कि रणविजय की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरा दर्द और रहस्य था। उसका दिल धड़का। इस आदमी के अंदर क्या छिपा है, उसने सोचा। अगले दिन जब हवेली में सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, अन्या ने सोचा कि रणविजय का कमरा थोड़ा साफ कर दे। रणविजय कमरे में नहीं था। अन्या हल्के हाथों से टेबल की धूल साफ कर रही थी। किताबें करीने से सजाने लगी। तभी उसकी नजर टेबल के एक कोने में पड़ी पुरानी डायरी पर पड़ी। अन्या बड़बड़ाते हुए, अरे ये तो वही डायरी है, इसे भी रख देती हूँ ठीक से। वह धीरे से डायरी उठाती है। रणविजय अंदर आता है। उसकी आंखें लाल हैं, चेहरा गंभीर। उसकी नजर सीधे आन्या के हाथ में डायरी पर पड़ती है। रणविजय गुस्से में दहाड़ता है, तूने इसे छुआ क्यों? वह तेजी से आगे बढ़ता है और आन्या के हाथ से डायरी झपट लेता है। कभी भी मेरी चीजों को हाथ लगाने की कोशिश मत करना, समझी? आन्या सहम जाती है। आंखों में डर और आंसू तैर रहे हैं। आन्या कांपती आवाज में, मैं बस साफ कर रही थी, मैं जानबूझकर कुछ नहीं कर रही थी। एक पल को रणविजय के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ पछतावे की झलक दिखती है। वह पीछे हटता है और गहरी सांस लेता है। रणविजय धीमे और टूटी आवाज में, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ये बस मेरा सच है, इसे मत छुओ। आन्या चुपचाप वहां से निकल जाती है। उसके चेहरे पर आंसू हैं, लेकिन आंखों में अब डर के साथ एक जिद भी है। उसके अंदर कुछ ऐसा है जो अब भी ताजा है, जलता हुआ, और मैं उसे बुझाना चाहती हूँ, चाहे वो मुझे दूर ही क्यों ना धकेले। क्या रणविजय और आन्या की दूरियां मिट पाएंगी? क्या रणविजय कभी फिर से सामान्य जिंदगी जी पाएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ लव ई-फेम पर। Love FM.